हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेहद ही खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है ऑन हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सोल्वेशन एनर्जी। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने हमारे इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग जब स्टार्ट कर रहे थे तब हमने बेसिक सारी चीजें देख ली थी कि हमारा कोई सा भी केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों बनता है, कब बनता है। उसके बाद हमने देखा था आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल तक कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। केटायन और एनायन दोनों आपस में पास में आते, पास में क्यों आते थे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो पास में आते थे और आयनिक बॉन्ड बनाते थे। उस समय कुछ एनर्जी निकलती थी, उसी एनर्जी को बोलते थे हम लेटाइस एनर्जी। तो हमारा आयनिक कंपाउंड बन गया और आयनिक कंपाउंड बनते समय हमारे जो आयनिक बॉन्ड केटायन और एनायन पास पास आए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस समय आयनिक बॉन्ड बना, उस समय हमारी कुछ एनर्जी निकली है, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब भैया हाइड्रेशन एनर्जी क्या बला है? तो आयनिक कंपाउंड तुमने बना लिया, अब उसका क्या अचार डालोगे? नहीं भैया, आयनिक कंपाउंड तुमने जो बनाया है ना, अब उसके साथ करेंगे खेला। खेला कैसा होगा कि आयनिक कंपाउंड को अब हम पानी में डालेंगे, पानी में छपाक करवाएंगे। पानी में छपाक करवाने के बाद देखेंगे पानी में क्या हो रहा है भैया, आयनिक कंपाउंड घुल जाएगा। तुम्हें भी पता है कि नमक पानी में घुल जाता है, बट कब घुलेगा, क्या कंडीशन है उसकी? तो देखो आयनिक कंपाउंड के बीच में होती है लेटाइस एनर्जी, उनके बीच में वो जो बॉन्ड बनाते हैं तब कौन सी एनर्जी निकलती है? लेटाइस एनर्जी। पानी के अंदर होती है वाटर, वाटर के अंदर क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे ही मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी में छपाक किया, जैसे ही मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर छपाक किया, तो पानी की हाइड्रेशन एनर्जी दोनों आयन को, केटायन एनायन आयनिक कंपाउंड के दोनों आयन को सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल केटायन को घेरा बना के रखेंगे, एनायन को घेरा बना के रखेंगे। इसी प्रोसेस को बोलेंगे अपन हाइड्रेशन या सोल्वेशन प्रोसेस। और उस समय जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। जरा देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है भैया? वेन एवर एनी कंपाउंड, कोई सा भी, जनरली आयनिक, इज डिसोल्व इन पोलर सॉल्वेंट या H2O, पानी में जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को छपाक करेंगे, द डिफरेंट आयंस विल गेट सेपरेटेड। मतलब जो आयनिक कंपाउंड के जो डिफरेंट आयन है, केटायन एनायन, विल गेट सेपरेटेड एंड सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल या फिर पोलर सॉल्वेंट, एंड विल गेट सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन सोल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। और उस समय जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी? हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। आइए देखो, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्वेशन। देखो सोल्वेशन निपट गया, इज कॉल्ड सोल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। आयनिक कंपाउंड बनाया है, उसको हम जैसे ही पानी में छपाक करेंगे, पानी में छपाक किया, पानी के अंदर होती हाइड्रेशन एनर्जी। वो दोनों आयनिक कंपाउंड के आयंस को अलग अलग सेपरेट करके घेरा बना के रखेगा, वाटर का मॉलिक्यूल उनको घेरा बना के रखेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन या सोल्वेशन। और उस समय जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स है कि हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। देखो डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर। जब 1 मोल ऑफ आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो अपनी डेफिनेशन होगी, बट जैसा मैं समझाऊंगा वैसे तुम समझोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो, और मुझे एक चीज बताओ, जैसे पानी की हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब आयन को तोड़ने वाली एनर्जी, जो भी आयनिक कंपाउंड बना है उसके आयन को तोड़कर घेरा बनाने वाली एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, क्या आयनिक कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा? जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा ना भैया। तो आयनिक कंपाउंड हमारा उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। कभी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ी तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। और मान लो केटायन एनायन के बीच में जो आयनिक कंपाउंड होता है उनके बीच में लेटाइस एनर्जी होती है। कभी लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा उन लोगों ने, ये वाली एनर्जी ज्यादा हुई पानी की तोड़ने वाली एनर्जी से,
कभी ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी ना भैया, तो हमारा क्या आयनिक कंपाउंड टूटेगा? नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना यहाँ पर। तब हमारी क्या वो आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होगा? नहीं, सोल्यूबिलिटी कम होगी। जब लेटाइस एनर्जी बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है, और पानी की तोड़ने वाली एनर्जी बढ़ती है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। लेटाइस एनर्जी बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी कम। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा। ध्यान से देखो, हायर द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हायर वुड बी द सोल्यूबिलिटी। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एक बार इसके बाद वाला टॉपिक फजांस रूल खत्म हो जाए, उसके बाद सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारे थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, सब टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। 2-2 पॉइंट लिखवाऊंगा। जीवन भर कभी तुम्हारा आयनिक कंपाउंड में से, इस वाले चैप्टर में से कोई सा भी इस वाले टॉपिक का गलत हो जाएगा या आने वाले लेक्चर का गलत हो जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ध्यान से देखो, एक चीज और, कभी मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी में छपाक नहीं किया। पानी में छपाक नहीं करना भैया, तुम्हारा कुछ और मन है कि उसको पानी में ना डालते हो, तुम उसको पेट्रोल में डाल दो या किसी अदर सोलवेंट में डाल दो, तो उसको बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। और जब पानी में डालते हो तब बोलते हैं उसको हाइड्रेशन एनर्जी। इफ सोलवेंट इज एनी अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई सा भी सोलवेंट लोगे, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोल्वेशन एनर्जी। उस समय उस एनर्जी को बोला जाएगा सोल्वेशन एनर्जी। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। देखो ये मेरा आयनिक कंपाउंड NaCl, इनके बीच में भैया कौन सी एनर्जी है? लेटाइस एनर्जी। ये है हमारी लेटाइस एनर्जी इनके बीच में। अच्छा, ये पानी के मॉलिक्यूल बहुत सारे, जैसे ही मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी में छपाक किया, अब क्या होगा? पानी का मॉलिक्यूल, जो देखो पानी में पोलर मॉलिक्यूल होता ही है, तो इस पे पोल्स रहेंगे, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन पर, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा? केटायन एनायन को करेगा। और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा तो ऑक्सीजन सोडियम केटायन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करेगा। और इनको तोड़ने के बाद जैसे ही केटायन अलग होगा, एनायन हमारा अलग होगा, तो केटायन को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा घेरा बना के रखेंगे ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियली नेगेटिव, तो नेगेटिव इसको 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 सब अट्रैक्ट करके रखेंगे। यहां पर क्लोरीन को अलग कर देंगे और हाइड्रोजन उनके साथ घेरा बना के रखेंगे। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन। और इस समय जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये वाली तोड़ने वाली एनर्जी तो कौन सी है मेरी? हाइड्रेशन एनर्जी। ये वाली कौन सी मेरी? हाइड्रेशन एनर्जी। कभी ये वाली जो केटायन एनायन से मिलके अपना आयनिक कंपाउंड बना है, तो ये बीच वाली, इनके बीच की एनर्जी यदि हमारी ज्यादा हुई, मतलब लेटाइस एनर्जी यदि हमारी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या ये कंपाउंड टूट पाएगा? नहीं टूटेगा। ये एनर्जी कभी बहुत ज्यादा होगी तो ये टूट ही नहीं पाएगा, कितना ही इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या है? यदि लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, केटायन एनायन के बीच की एनर्जी, तो हमारा आयनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा, मतलब सोल्यूबिलिटी कम होगी। और मान लो इस वाली एनर्जी से ज्यादा तोड़ने वाली एनर्जी होगी, तोड़ने वाली कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। कभी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई तो कोई सा भी होगा आयनिक कंपाउंड टूट जाएगा और सोल्यूबल हो जाएगा। तो यही लिखा है, हाइड्रेशन एनर्जी यदि ज्यादा हो जाती है तो सोल्यूबिलिटी, ये मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और इनके बीच की लेटाइस एनर्जी यदि ज्यादा हुई, लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुई तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी। हमारे आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी कम होगी। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा सोल्यूबिलिटी पर, और आता भी एग्जाम में, ध्यान रखना। फिर अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं भैया। एप्लीकेशन क्या है कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, तो अब मैं बताता हूं। जैसे तुमने आयनिक कंपाउंड को पानी में छपाक किया भैया, ये वाले आयनिक कंपाउंड को पानी में, यहां से अपने केटायन एनायन अलग अलग हो गए, वाटर ने इनको घेरा बना के रख लिया। तो जितना छोटा मेरा केटायन होगा, मुझे एक चीज बताओ, जितना छोटा मेरा केटायन होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरा बना के रखेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेरा बना के रखेंगे। तो एक चीज बताओ, हाइड्रेशन देखो, आयनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मैं बताता हूं। तुम नॉर्मल
आयनिक कंपाउंड को कभी नॉर्मली देख रहे हो, पानी में नहीं मिलाया है, तो टॉप टू बॉटम अपनी आयनिक साइज बढ़ती है, आयनिक साइज बढ़ेगी तो अपनी रेडियस बढ़ेगी। बट पानी के अंदर जाने के बाद हाइड्रेटेड रेडियस, जो पहली एप्लीकेशन है हमारी, हाइड्रेटेड रेडियस, पानी की रेडियस क्या होगी, डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आयनिक कंपाउंड जितने वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा है तो इसका जो एसोसिएशन रहेगा लास्ट वाटर मॉलिक्यूल तक। ध्यान से समझो, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा बना के रखा, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा बना के रखा, तो जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल होगा और केटायन तक, जो अपना केटायन है, वहां से लेके लास्ट वाटर मॉलिक्यूल तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो होगी हमारी हाइड्रेटेड रेडियस, वो होगी हमारी हाइड्रेटेड रेडियस। तो मुझे एक चीज बताओ, जितना छुटकू केटायन होगा, जितना छुटकू केटायन होगा, उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसको घेरा बना के रखेंगे। तो यहां से यहां तक की आखिरी वाटर मॉलिक्यूल, इसके देखो बाहर भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, पूरे उस पे बोर्ड पे वाटर मॉलिक्यूल है, बट इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल ने आखिरी, इनका कोई अट्रैक्शन नहीं, इस पे कोई लेना देना नहीं है, तो इनको काउंट नहीं कर। जो आखिरी का वाटर मॉलिक्यूल है, वहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन हाइड्रेटेड रेडियस। तो पानी के अंदर हाइड्रेटेड रेडियस किसकी ज्यादा होगी, जितना छुटकू केटायन होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरा बना के रखेंगे, उतने ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल घेरा बना के रखेंगे, तो छुटकू केटायन की हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी। और बड़ू केटायन आया, कभी बड़ू केटायन आया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सीजियम प्लस लिया तुमने, है ना, सीजियम की साइज पहले से ही बड़ी है, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरा बना के रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, तो उससे और आखिरी का एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल तक की डिस्टेंस कम होगी, कम होगी, तो मतलब बड़ू केटायन है, बड़ू केटायन है तो हमारी हाइड्रेटेड रेडियस कम होती है, छुटकू केटायन है तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी। जैसे मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाता हूं, कहीं पर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कभी छोटे मासूम बच्चा का कभी गलती से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है ना, तो ज्यादा पब्लिक आती है उसको देखने के लिए, ज्यादा पब्लिक आएगी, तो उस बच्चे, वो बच्चे को तो सेंटर में है, बहुत सारी पब्लिक झांक झांक कर देख रही है उसको, तो बच्चे से लेके आखिरी इंसान जो उसको झांक कर देख रहा है, वहां तक की डिस्टेंस होती है हमारी हाइड्रेटेड रेडियस। बट बाय चांस मान लो कि 250-300 साल का बुढ़ा या फिर कोई दारू पी के आराम से पड़ा है, तो क्या तुम उसको देखने जाओगे, कोई देखने नहीं जाता, जब बुजुर्ग आदमी कोई देखने, तो 2-4 लोग ही उसको घेरा बना के रखेंगे, तो उससे 2-4 लोगों तक की डिस्टेंस कम होगी, मतलब हाइड्रेटेड रेडियस कम। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, गलत मत ले लेना, ध्यान से रखो कि छुटकू केटायन तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, क्योंकि वहां से आखिरी वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ दिस केटायन वो होती है हमारी हाइड्रेटेड रेडियस, तो वो डिस्टेंस हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बड़ू केटायन लिया तो उसको ज्यादा घेरा बना के नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे तो वहां की डिस्टेंस कम होगी। तो नॉर्मली नॉर्मल केटायन एनायन में कभी तुम देखोगे तो टॉप टू बॉटम अपनी साइज बढ़ती है, बट तो वो आयनिक साइज होती है। जब हाइड्रेटेड रेडियस की पूछेंगे कि किसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी, तो छुटकू केटायन की हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी, बड़ू केटायन की हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी। ठीक है भैया, अब हाइड्रेटेड रेडियस का भी रिलेशन वही रहता है, चार्ज अपॉन साइज, जितना छोटा केटायन होगा हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ज्यादा होगी, और जितना बड़ा केटायन होगा उतनी हाइड्रेटेड रेडियस हमारी कम होगी। लेटाइस एनर्जी का भी यही रिलेशन था, आयनिक मोबिलिटी का भी यही रिलेशन आता है, तो बहुत सारे रिलेशन हमारे यही आएंगे, चार्ज बाय साइज तो याद ही रखना। अब करते हैं भैया क्वेश्चन, कहां गया, अब करते हैं हम क्वेश्चन। देखो कंपेयर आयनिक साइज, अब डिपेंड करेगा सॉल्यूशन कौन सा है। कभी तुम गैसियस में देख रहे हो, गैसियस फेस में, तो गैसियस फेस में तो रेडियस की डेफिनेशन है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंशियल तक, ठीक है भैया। तो गैसियस में तो टॉप टू बॉटम सेल्स बढ़ती है तो आयनिक रेडियस हमारी बढ़ेगी। तो कभी मैं गैसियस फेस में देख रहा हूं तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इनमें टॉप टू बॉटम हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, तो आयनिक रेडियस, आयनिक साइज या फिर हमारी जो साइज है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा कुछ ऐसा। बट पानी के अंदर देखो ये क्या लिखा, एक्वस सॉल्यूशन, बट पानी के अंदर जाते ही रेडियस की डेफिनेशन ही बदल जाती है, तब हो जाती है वो हाइड्रेटेड रेडियस।
तब जितना छुटकू केटायन रहेगा उतना बड़ा घेरा बना के रखेंगे लोग वाटर के मोलिक्यूल, तो वहां से आखिरी वाटर मोलिक्यूल एसोसिएटेड विद दिस केटायन, वो डिस्टेंस कहलाएगी हमारी हाइड्रेटेड रेडियस। और जितना बड़ू होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही कम होगी। तो भैया एक्वस सॉल्यूशन में उल्टा हो जाता है, हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम प्लस की ज्यादा होगी और सबसे कम होगी सीजियम प्लस की। देखो साइज इन एक्वस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में जो होती है उसका उल्टा होता है हमारा एक्वस फेज के अंदर। टॉप टू बॉटम हमारी हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो रही है, देखो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी हाइड्रेटेड रेडियस कम हो रही है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पर गैसियस फेज में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम आयनिक मोबिलिटी। पहली एप्लीकेशन हो गई हाइड्रेटेड रेडियस, और मैं समझता हूं कि तुम समझ गए होंगे। छुटकू सा केटाइन ज्यादा गहरा बना के रखेंगे, ज्यादा गहरा बना के रखेंगे तो वही हमारी रेडियस हो जाएगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस छोटे केटाइन की ज्यादा होती है, बड़े केटाइन की कम होती है, बस इतना ध्यान रखना। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी छोटा केटाइन है तो उसको घेरा बना के ज्यादा रखा है, तो क्या वो घूम पाएगा? क्या वो घूम पाएगा, मूव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। जब बड़ा केटायन था तो उसको घेरा कम लोगों ने बना के रखा था, कम वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा बना के रखा था, तो आसानी से मूव कर सकता है। तो आयन, आयन है, आयन केटायन एनायन का तो घेरा बनाया ना, तो आयनिक मूवेबिलिटी या फिर मोबेबिलिटी, आयनिक मोबेबिलिटी क्या होती है भैया? द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी के अंदर आयन की मूव करने की एबिलिटी को ही आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो जो जितनी ज्यादा माइग्रेट कर पाएगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। तो तुम मुझे बताओ छुटकू केटायन को ज्यादा घेरा बना के रखा है तो क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो छोटे केटायन की रेडियस ज्यादा होती है बट आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। बड़ू केटाइन की रेडियस तो कम है बट उसको ज्यादा गहरा बना के नहीं रखा है तो आसानी से वो मूव कर सकता है। तो बड़े केटाइन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। ध्यान से देखो, आयनिक मोबिलिटी टॉप टू बॉटम का ऑर्डर बताओ क्या आएगा। इसको ज्यादा लोगों ने घेरा बना के रखा है, ये मूव नहीं कर सकता तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम, तो टॉप टू बॉटम हमारी आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के उल्टा रहेगा, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेटेड रेडियस, यहां पे एक काम करो रेडियस लिख लो, तो हाइड्रेटेड रेडियस जिसकी ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम। इसको काट के क्या कर लोगे बेटा? रेडियस। ये क्या है हमारा? रेडियस या रेडियाई, ठीक है, बात एक ही होती दोनों। तो आयनिक मोबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस कम। तो ये रहा आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाइड्रेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ा बेटा? कि आयनिक कंपाउंड को हमने पानी में छपाक किया, आयनिक कंपाउंड के बीच में होती है लेटाइस एनर्जी, पानी की होती है हाइड्रेशन एनर्जी। कभी पानी की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या आयनिक कंपाउंड हमारा टूट जाएगा? टूट जाएगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा। सिर्फ ये वाला रिलेशन, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये वाला रिलेशन बस याद रखना, 10,000 स्टार लगा लेना इस पे। कभी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, कभी बीच की लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, आयनिक कंपाउंड के बीच की लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी हमारी कम होगी। बस ये वाला रिलेशन याद रखना, को सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, हम इसी फैक्टर से सोल्यूबिलिटी निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।